स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल एग्जाम नोटिस में। और दोस्तों आपके लिए लेकर के आया हूं भारत में यूरोपियों का आगमन पार्ट 2। तो मैंने पार्ट 1 आपको दे दिया हूं और इसमें दो टॉपिक बचा हुआ है। एक भारत में पुर्तगालियों का आगमन का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। इसके अलावा मैं आज भारत में डचों का आगमन के बारे में बताऊंगा, जो आपको एसएससी और रेलवे वगैरह जो भी वनडे एग्ज़ाम हो उसके लिए सफिशिएंट होगा। तो सबसे पहले कल जो मैंने आपको बताया था उसका थोड़ा सा मैं क्विकली रिवाइज कर दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। तो चलिए रिवाइज कर देता हूं। तो मैंने आपको सबसे पहले कल बताया था कि सबसे पहले भारत में कौन आए, तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए। देन कौन आए, तो देन डच आए। अब प्रश्न उठता है कि डच थे कहाँ के, तो नीदरलैंड के थे और हॉलैंड के थे। उसके बाद प्रश्न उठता है कि बताइए कि डच के बाद कौन आए, तो डच के बाद है अंग्रेज़ जो कि ब्रिटेन से आए थे। उसके बाद डेनिश आए, डेनिश डेनमार्क के थे। और देन उसके बाद कौन आए, तो देन फ्रांसीसी आए जो कि फ्रेंच, जिनको फ्रांसीसी बोलते हैं। तो मैंने इसमें आपको दो पॉइंट बताया था। पॉइंट नंबर 1A कि सबसे पहले कौन आए, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में कौन गए, पुर्तगाली। सेकंड पॉइंट मैंने बताया था कि सबसे बाद में आए फ्रेंच और सबसे पहले गए फ्रेंच। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों में सबसे पहला कौन आया, वास्को डी गामा यहाँ पे आया। जब मोरी ने उसके क्या की स्वागत की, क्योंकि जहाँ पे उतरा, कहाँ पे उतरा, केरल के कालीकट बंदरगाह पे उतरा। तो वहाँ का शासक कौन था, जमेरिन था। मदद किसने की, अब्दुल मजीद ने की थी। उसका जहाज़ का नाम क्या था, साओ गब्रियल था उसका जहाज़ का नाम। दिन मैंने बताया था कि 1599 में अपने देश लौटा, अपने साथ काली मिर्च ले गया और 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया। उसके बाद मैंने बताया था कि बताइए कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली कंपनी कब एस्टेब्लिश की, तो 1503 में कोचीन के अंदर एस्टेब्लिश की थी। उसके बाद मैंने बताया था कि 1505 से लेकर के 1509 तक पुर्तगालियों का पहला शासक या पहला गवर्नर बनकर कौन आया, बताइए, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। इसका प्रमुख नीति थी जल नीति। उसके बाद कौन आया, 1509 से मैंने बताया था 1515 तक आया कौन, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका क्या नीति थी, तो मैंने आपको बताया था कि इसने दो काम किया। सबसे पहले क्या किया कि इसने अपना राजधानी इस सबसे पहले कि क्या किया कि इसने अपने राजधानी को गोवा से, कोचीन से कहाँ किया, गोवा। कोचीन से कहाँ किया, कोचीन को राजधानी किया, गोवा नहीं। गोवा को इसने क्या किया, सॉरी, यहाँ पे इसने अपना राजधानी कोचीन को बनाया और गोवा को क्या किया कि गोवा को छीना। किससे छीना, मैंने कल बताया था कि क्यों गोवा को छीना था। आदिल शाही बीजापुर के जो आदिल शाही था, शासक था, उससे बीजापुर को क्या किया था, छीना था। 1510 ईस्वी में गोवा को छीना था। तो वो वीडियो को जाइए, जाकर के वहाँ पे एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा रिवीजन है, बहुत मस्त है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ना पढ़ें, वीडियो नहीं देखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछा पढ़ाया जा चुका है आप उसको एक बार रिवाइज जरूर करें, क्योंकि वही आपके लिए है। अगर आप आगे बढ़ते गए, रिवाइज नहीं किए, क्योंकि जितना भी आईएएस टॉपर है, यूपीएससी टॉपर है, आईआईटी टॉपर है, आप जिस किसी का भी इंटरव्यू आप सुनेंगे वो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया है। तो चलिए टाइम को ख़राब ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। तो भाग 2 में आइए। सबसे पहले मैंने बताया था कि अल्फांसो का काल था 1509 से लेकर के 1515। तो 1515 में अल्फांसो की मृत्यु हो जाती है। और मैंने बताया था कि 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया था, तो दूसरी बार था। इस बार देखिए 1528 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया और उसका भारत में ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि भारत में वास्को डी गामा कितनी बार आया, तो भारत में वास्को डी गामा 3 बार आया था। बस इसको याद रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1529 से 1538 में फिर आया पुर्तगालियों का एक नया गवर्नर, जिसका नाम था नीनो डी कुन्हा। पुर्तगालियों का नया गवर्नर कौन आया, नीनो डी कुन्हा। अब देखिए, मैंने जो पिछले डिवीजन में आपको बताया था कि कोचीन से गोवा राजधानी शिफ्ट किया, इसने ही किया। नीनो डी कुन्हा ने कोचीन से गोवा में राजधानी क्या क्या शिफ्ट किया, उसने गोवा को छीना था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था, गोवा को छीना, कोचीन को राजधानी बनाई। लेकिन जो नीनो डी कुन्हा आया वो कोचीन से अपनी राजधानी गोवा क्या किया, शिफ्ट किया। अब यहाँ पे गोवा का थोड़ा जिक्र आया है, तो थोड़ा देख लें कि गोवा के बारे में एक दो पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लें। तो सबसे पहला है पॉइंट है कि गोवा 1961 ईस्वी में गोवा और दमन द्वीप आज़ाद हुआ। दोनों याद रखेंगे कि गोवा और दमन द्वीप कब आज़ाद हुआ, तो 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ।
दूसरा है कि 1987 में 56वां संविधान संशोधन के दौरान 56वां संविधान संशोधन में गोवा जो है वो भारत का 25वां राज्य बना और अनुच्छेद 371 के तहत गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला। बस आपको तीनों पॉइंट को इम्पोर्टेंट है, तीनों पॉइंट को याद रखना है। पहला क्या, आज़ाद कब हुआ, 1961। 56वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1987, जिसमें गोवा को 25वां राज्य बनाया गया और 371 अनुच्छेद के तहत गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला। बस आपको तीनों पॉइंट याद रखना है। चलिए तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अगर पुर्तगालियों से और पुर्तगालियों के गवर्नर से जो क्वेश्चन आ सकते हैं इतना ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा एग्जाम और कोई भी वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। जो भी इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट है मैं आपको उसको बताने की पूरी कोशिश की। तो चलिए अब वैसे चीज़ों को हम जिक्र करते हैं जो कि पुर्तगाली आए, अपने साथ लेकर के आए और भारत में उस चीज़ का नया जन्म हुआ। तो सबसे पहला है आलू पुर्तगाली लेकर के आए। इससे पहले भारतीयों ने नहीं देखा था, यानी भारत में जन्म का कारण कौन है, पुर्तगाली। दूसरा लाल मिर्च। अब देखो, काली मिर्च लेकर कहाँ से गए, भारत से लेकर गए पुर्तगाली अपने देश, लेकिन लाए क्या चीज़, लाल मिर्च। तीसरा जहाज निर्माण करने की कला। जहाज निर्माण करने की कला पुर्तगालियों ने ही भारतीय को सिखाई। दूसरा चर्च यहाँ पहले से मौजूद था लेकिन उसका कैथोलिक मॉडल नहीं था, तो कैथोलिक मॉडल किसने दिया, पुर्तगालियों ने दिया। और 5वां हो गया प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्टैब्लिश किया गया, पहला स्टैब्लिश किया गया गोवा के अंदर 1556 में, 1556 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जितना भी पॉइंट था पुर्तगालियों से रिलेटेड यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। भारत में डचों का आगमन। भारत में डचों का आगमन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में डचों का आगमन, तो देखिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं राइज किए जाते, कुछ क्वेश्चन इससे राइज किए जाते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, जो पीसीएस के दृष्टिकोण से जो भी इंपॉर्टेंट है। वनडे तो पूरा का पूरा क्लियर होगा। अब जो पीसीएस के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आपके सामने रखने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए आइए, सबसे पहला है कि अब प्रश्न उठता है कि 1498 में सबसे पहले पुर्तगालियों का सबसे पहला वास्को डी गामा भारत में आया। तो प्रश्न उठता है कि बताइए कि डचों का सबसे पहला व्यक्ति कौन आया। तो 1596 ईस्वी में कर्नवालिस हाउटमैन ने क्या किया कि सबसे पहले आया। ठीक है, 1596 में कर्नवालिस हाउटमैन जो होता है, कर्नवालिस हाउटमैन भारत आने वाला सबसे पहला डच बना। उससे कितना साल बाद, वो 1498 में आया था, 96 में आया, मतलब कि 98 साल बाद क्या आया, डचों का भारत में आया। पुर्तगालियों के आने के 98 साल बाद 1596 में कर्नवालिस हाउटमैन नामक पहला डच भारत के अंदर आता है और उसके बाद 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे स्थापना करता है। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया का यहाँ पे कंपनी का स्थापना होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। डच भारत में पूर्व सुमात्रा पहुंचा। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पुर्तगाली कहाँ पहुंचे थे। तो केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पे। लिंक करके पढ़िए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लिंक करके पढ़िए, आपको रिवीजन बेनिफिट ये होगा कि आपको रिवीजन भी होता रहेगा और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये मिलेगा कि आपको रिवीजन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपस में कोरिलेट करने से क्या होगा कि आपको चीज़ें अच्छी तरह से याद रहेगी। तो वो भारत में कहाँ पहुंचा था, कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। और ये कहाँ पहुंचा, भारत में पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। भारत में कहाँ पहुंचा था, तो पूर्व सुमात्रा में पहुंचा था। चलिए अब आगे देखते हैं। चलो 1605 में पहला इसने कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित किया। 1605 इसमें अपना पहला कारखाना कहाँ स्टैब्लिश किया, तो मछलीपट्टनम में स्टैब्लिश किया। 1605 ईस्वी में सबसे पहला कारखाना इसने कहाँ बनाया, मछलीपट्टनम में बनाया। और याद रखिएगा दूसरी कहाँ बनाया, तो पुलिकट के अंदर बनाया और दूसरी बनाया पुलिकट के अंदर। सबसे पहला मछलीपट्टनम और दूसरा पुलिकट में बनाया। और इसके बेसिकली दो ही इसके कंपनी थे, दो ही इस कंपनियों से जो व्यापार होता था दो ही चीज़ों का होता था। एक था सूती वस्त्र उद्योग का और दूसरा नील उद्योग का होता था। एक सूती वस्त्र उद्योग और दूसरा नील उद्योग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डचों ने भारत में पहला बार औद्योगिक वेतनभोगी बनाया। औद्योगिक वेतनभोगी इस मामले में औद्योगिक वेतनभोगी कहते हैं क्योंकि उद्योगों में जो काम करते हैं कामगार, उनको वेतन देना शुरू किया। पहले जो होते थे आपस में डिस्ट्रीब्यूशन होता था कि भाई जो भाग आप व्यापार कर रहे हैं, जो आपका प्रॉफिट होगा सरकार आपसे कुछ लेगा, अब जो आपका प्रॉफिट होगा आपका होगा।
अब लेकिन अब जो पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया गया, बोला कि नहीं, आपको जो भी प्रॉफिट होगा पूरा का पूरा सरकार को देना है। बदले में आपको क्या मिलेगा? पेमेंट मिलेगा। बदले में आपको क्या होगा? पेमेंट मिलेगा। वो एक फिक्स टाइम पे दिया जाएगा आपको, लेकिन जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो सबको सरकार को दिया जाएगा। पहले ये था कि जो भी प्रॉफिट होगा वो कुछ सरकार को दीजिए टैक्स के रूप में और बाकी अपने पास रखे, लेकिन अब पूरी की पूरी तरह से सिस्टम चेंज किया कौन? डचों ने। लेकिन डचों का जो है यहाँ पे छूट गया है 1759 में, याद रखिएगा 1759 में डचों का युद्ध हुआ। डचों और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ। उस समय अंग्रेज़ों का जो गवर्नर थे बंगाल का, रॉबर्ट क्लाइव थे। और बेदरा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। बेदरा का युद्ध बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे। बेदरा का युद्ध हुआ जो अंग्रेज़ों और डचों के बीच हुआ। इसमें क्या हुआ कि डच हार गए और अपना पूरा का पूरा जो यहाँ पे व्यापारिक सत्ता था वो अंग्रेज़ों को हाथ बेच दिया और बेच करके नीदरलैंड और हॉलैंड वापस चले गए। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए डच जो थे वो भारत में एक स्वर्ण सिक्का चलाए थे जिन्हें पैगोडा कहा जाता है। याद रखिएगा, आपको आ सकता है एग्जाम में कि बताइए पैगोडा क्या है। पहला, अंग्रेजों द्वारा चलाए गए सिक्के। दूसरा, फ्रांसीसी द्वारा चलाया गया सिक्का। तीसरा, डचों द्वारा चलाए गए सिक्के। आपको आ सकता है ऑप्शन में। तो याद रखिएगा कि डच जो थे वो एक स्वर्ण सिक्के चलाए जिन्हें पैगोडा कहा गया। ठीक है, इसको मैंने बता दिया कि अंग्रेज से हारने के बाद अपने देश चले गए। तो दोस्तों आज का इतना ही तक। मैं आपको डेली थोड़ा थोड़ा करके आपको बढ़ाता जाऊंगा ताकि आप पर लोड भी ना हो और आप पूरी अच्छी तरह से चीज़ों को कवर भी कर पाएँ। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। आप मेरा विश्वास रखें, इससे बेहतर कंटेंट यूट्यूब पे नहीं हो सकता, चाहे वो ऑन बोर्ड पढ़ाए या फिर ऑफ बोर्ड पढ़ाएं। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट जरूर करें ताकि आपका कमेंट से ही पता चले कि इसमें क्या डिमेरिट है और क्या इसमें सुधार करनी है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त।